लालची बेटे बहू ने बीमार माँ बाप को दर दर की ठोकर खाने के लिए किया मजबूर। फिर पिता ने सिखाया ऐसा सबक कि उनके होश उड़ गए। घनश्याम जी अपने कमरे में अपनी पत्नी सुनैना के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हालचाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 12,000 रुपये चाहिए थे। बेटा बोला, पिताजी आपको तो पता है मेरी कार की रिपेयर करवानी है। अच्छा ठीक है सुनैना, जरा चाबी तो देना। सुनैना जी अपनी कमर में से चाबी का गुच्छा निकाल कर देती है। बड़ा बेटा अभी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी बच्चों की फीस भरनी है, 15,000 रुपये चाहिए, जरा चाबी तो दीजिए। वो मेरी तनख्वाह नहीं आई अभी तक, जब आएगी तो आपको वापस ज़रूर कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर यही सोचकर चुप कर जाते थे कि क्या फ़र्क पड़ता है, हैं तो अपने ही बच्चे। वैसे तो घनश्याम जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर घनश्याम जी ठहाका लगाकर हंस देते। सुनैना जी हमेशा उन्हें टोकती कि बच्चों पर सब कुछ मत उड़ाओ, परंतु घनश्याम जी नहीं मानते। घनश्याम जी बोलते, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान हैं। अजी लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तू मत कर, अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं वो। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। सुनैना जी चुप कर जाती, लेकिन मन ही मन में कहीं न कहीं विचार तो चलते ही रहते थे। सोचती, आप इतने भोले हैं, आज के ज़माने में अपने लिए कुछ न कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं वो तो पराए घर से आई हैं, और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए सुनैना जी एकटक अपने पति को निहारते जा रही थी। इतने में घनश्याम जी ने चुटकी बजाते हुए उनके विचारशीलता के क्रम को भंग कर दिया। सुनैना जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। घनश्याम जी बोले, कहाँ गुम हो गई हो मेरी भाग्यवान? मेरे चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूँ? घनश्याम जी ने चुटकी लेते हुए कहा। आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं भोला को आवाज़ देती हूँ, वह बना देगा। रसोई घर और घर के दूसरे कामों के लिए 15-16 साल का एक नौकर भोला को रखा हुआ था, ताकि बहुओं के ऊपर काम का बोझ न पड़े। और फिर इस उम्र में खुद भी तो सुनैना जी काम नहीं कर सकती थी। वैसे भी मुझे चाय बनानी आती है। घनश्याम जी बोले, श्रीमती जी मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं, आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए घनश्याम जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे तो इतने में भोला आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ, मैं चाय बनाता हूँ, मैं बनाऊँगा और तुम्हें भी पिलाऊँगा। कहते हुए घनश्याम जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोक कर खड़ी थी। शाम को सुनैना जी और घनश्याम जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। सुनैना जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें घनश्याम जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नज़र लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो सुनैना जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही घनश्याम जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया, घनश्याम जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थी,
जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। यह सुनते ही ड्रिप उतारकर उठ खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाती। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उनके पीछे पीछे आवाज़ लगाते रहे और सुनैना जी को जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ घनश्याम जी की प्यार भरी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी। घनश्याम जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर सुनैना जी बस उन्हें देखती रह गई। कुछ देर पहले जो घनश्याम जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर निकले थे, वे हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े हुए थे। सुनैना जी खुद को संभालते हुए बोली, उठिए ना, देखिए आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा। कहते कहते सुनैना जी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफ़ी कमजोरी आ गई थी। सुनैना जी को हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। घनश्याम जी की चिंता ही सुनैना जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद की सुनैना जी अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतने में आवाज़ आई, बड़ी माँ। आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर भोला खड़ा था। सुनैना जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। सुनैना जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। भोला बोला, सब लोग घर चले गए तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं, तो आपका हाल चाल जानने के लिए आ गया। आते जाते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। भोला का स्नेह देखकर सुनैना जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई और बोली, सुनैना जी, आपके पति को होश आ गया है। भोला उन्हें घनश्याम जी के पास ले गया। घनश्याम जी होश में तो थे, परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। उन्हें व्हील चेयर पर बैठाया गया। यह देखकर सुनैना जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर घनश्याम जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई तो घर आ गए। घर पर आने के बाद तो जैसे सुनैना जी और घनश्याम जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों उपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को ही अपने माता पिता बोझ लगने लगे। घनश्याम जी की दवा पानी सब कुछ सुनैना जी ही किया करती थी। एक दिन भोला किसी काम से बाजार गया तो सुनैना जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टका सा जवाब दिया, माँ जी, हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम किसी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी सुनैना जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देने बहुएं भी आ जाती और कहती, माँ जी कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझकर बात किया करो। खर्चे की इन बातों से माँ का कलेजा छलनी छलनी हो जाता। मन ही मन वे भी जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए हैं। बेटे बहू की जली कटी सुनकर सुनैना जी कमरे में से आई तो देखा घनश्याम जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी।
घनश्याम जी सुनैना जी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया। लेकिन सुनैना जी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए सुनैना जी बोली। भोला जो पास में खड़ा था सब बातें सुन रहा था। सुनैना जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ली हो। यह सब सुनते ही सुनैना जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास पहुंची। बहू, वो तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? लक्ष्मी जी बोली तो बहू थोड़ा सा फुसफुसाते हुए बोली, जैसे तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने को। माँ जी, आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि पैसे पेड़ पर लगे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसों को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहू का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर सुनैना जी हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। अगले दिन जब सुनैना जी सोकर उठी तो देखा घनश्याम जी को थोड़ा सा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार सा लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपको तो पता है घर में पैसों की तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आ गया और बोला, आप समझते क्यों नहीं हैं, हम नौकरी पेशा लोग हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि ये फालतू के काम करते रहें। बाबूजी को लेकर सुनैना जी अपमान का घूंट पीकर चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझा। इतने में भोला ने आवाज़ लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर ले आया हूँ। जाते हुए भोला से कहा, कहाँ पर बेटा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचेंगे और फल लाने के लिए मैंने पैसे उठा लिए हैं, मेरे पास कुछ पैसे बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए भोला बाबूजी की व्हील चेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो भोला नौकर था, लेकिन सुनैना जी और घनश्याम जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में सुनैना जी भोला से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया तब तूने अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखा है। भोला बोला, बड़ी माँ, मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी ने पाल पोसकर बड़ा किया है, वह भी चल बसी। मुझे तो आप दोनों में ही मेरे माता पिता की परछाई नजर आती है। भोला की आंखें सजल हो गई। हॉस्पिटल में घनश्याम जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई गई। भोला अच्छे से समझ गया। वापस घर आते ही रास्ते में आकर दवाइयाँ और ज़रूरी सामान ले आया। भोला ने उनके खाने पीने का ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रखते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और घनश्याम जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है, उसी अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है। यह कहते हुए घनश्याम जी ने सुनैना जी के साथ केक काटा। सुनैना जी को एक गिफ्ट उठाकर देते हुए बोले, श्रीमती जी, आपके लिए अपने पसंद की महंगी वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ, हैरान हो गए कि इस लाचार निठल्ले बुढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज दे देता हूँ। घनश्याम जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। ये मेरे वकील दोस्त हैं भरतलाल जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है, और ये लक्ष्मण जी, जिन्हें मैंने यह मकान 1,40,00,000 रुपए में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटों और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसे कैसे?
मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। घनश्याम जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। घनश्याम जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। आज से मेरी हर एक चीज़ पर भोला का हक होगा। वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान को बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोती के नाम पर जमा कर दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम में से एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं और मेरी पत्नी और भोला तीनों रहेंगे। और मेरे पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब घनश्याम जी बोले, तुम लोगों के पास 12 दिन का समय है अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 12 दिन बाद इस घर पर लक्ष्मण जी का हक होगा। मैं अभी तक तो इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का, जो हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी है। मुसीबत के समय में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। मैं तो कब से इस दुनिया से कूच कर गया होता, अपने लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ कब तक जीता। यह सब मेरी पत्नी और भोला की सेवा का फल है, जो आज बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया हूँ। भोला ने बेटे का फर्ज निभाया है। पिताजी नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखो। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर घनश्याम जी बोले, लेकिन इसने तो जीवन दान दिया है मुझे, मेरी और मेरी पत्नी की बुढ़ापे की लाठी बना है। दोनों बेटे माँ के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। बाबूजी, हम लोग आप ही के तो बच्चे हैं, और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो जरा सोचिए। बहू को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन सुनैना जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं आई थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। आज दोनों बेटे और बहू के होश उड़ गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वे लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में घनश्याम जी ने लिखा था। बेटों और बहुओं को अपने किए की सजा और सबक दोनों मिल चुके थे। दोस्तों, माँ बाप कितने अरमानों के साथ अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, लेकिन वही बच्चे जब माँ बाप को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं या उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तब उन माँ बाप को कैसा लगता होगा। बच्चे इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आज उनके माँ बाप बूढ़े हुए हैं तो कल तो उन्हें भी बूढ़ा होना ही है। फिर उनका क्या होगा। जैसा व्यवहार वे अपने माँ बाप के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार उनके बच्चे उनके साथ करेंगे। तब उन्हें कैसा लगेगा। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप का अपमान नहीं करना चाहिए। इस कहानी में घनश्याम जी ने जो कदम अपने लालची बहू बेटों को सिखाने के लिए उठाया, वह सही था या गलत, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।